डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में मैंने आपसे बात की थी फाइनेंशियल लीवरेज के बारे में। किस तरह से आप कैलकुलेट करते हैं उसकी कैलकुलेशन एंड उसका जो डिग्री या मात्रा है फाइनेंशियल लीवरेज की, वो आप किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। अभी तक आप देख चुके हैं कि ऑपरेटिंग लीवरेज का मतलब होता है बिक्री में आप जो परिवर्तन करते हैं उसके परिणाम स्वरूप लाभों में, परिचालन लाभों में कितना परिवर्तन होता है। और वित्तीय उत्तोलक का उद्देश्य था कि परिचालन लाभ में जो परिवर्तन हुआ है उसकी वजह से ईपीएस पर शेयर अर्निंग में कितना परिवर्तन हुआ है वो ज्ञात करना होता है। साथ ही डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज में आप ये देख रहे थे कि अगर ईबीआईटी बढ़ती है तो आपकी जो सेल्स बढ़ती है तो ईबीआईटी में किस तरह से चेंज होगा। सपोज डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज 3 है और आपकी सेल्स 10% बढ़ती है, इसका मतलब सेल्स अगर 10% बढ़ती है तो आपकी ईबीआईटी 30% बढ़ जाएगी, 3 गुना बढ़ जाएगी। और फाइनेंशियल लीवरेज में आपने इसी तरह से देखा था कि ईबीआईटी अगर बढ़ती है तो आपकी जो टैक्सेबल इनकम है वो कितने गुना बढ़ेगी। अगर आपकी ईबीआईटी सपोज 5% बढ़ती है और डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज 2 है तो 5 इंटू 2 बराबर 10% बढ़ जाएगी। तो वहाँ पर तो हम ऑपरेटिंग कॉस्ट और फाइनेंशियल कॉस्ट के बेस पे अलग अलग निकाल रहे थे लीवरेजेस। आज का जो पॉइंट्स ऑफ डिस्कशन अपना रहेगा वो कंबाइंड या कंपोजिट लीवरेज के बारे में मैं आपसे बात करूंगा। साथ ही पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस, तटस्थता बिंदु क्या होता है, और फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है उसके बारे में बात करूंगा। तो स्टार्ट करता हूं संयुक्त उत्तोलक कंबाइंड या कंपोजिट लीवरेज से। कंबाइंड लीवरेज का मतलब दोनों तरह के ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल लीवरेज के जो फिक्स्ड खर्चे थे उनको बेस मान करके आप लीवरेज की गणना करें। तो फार्मूला आप देख रहे हैं, कंबाइंड लीवरेज इज इक्वल टू ऑपरेटिंग लीवरेज इनटू फाइनेंशियल लीवरेज। अल्टरनेटिवली मैं लिख सकता हूं, ऑपरेटिंग लीवरेज का फार्मूला था जो आप पहले देख चुके हैं, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इनटू मल्टीप्लाई करूंगा फाइनेंशियल लीवरेज से। फाइनेंशियल लीवरेज का फार्मूला था अपना अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाई अर्निंग बिफोर टैक्स। अगर इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो आप देखते हैं ईबीआईटी से ईबीआईटी क्रॉस हो जाएगा, तो बैलेंस में जो हमारे पास फिगर आएगी वो आएगी कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी, कंट्रीब्यूशन अपॉन अर्निंग बिफोर टैक्स। तो अगर आपको कंबाइंड लीवरेज निकालना होगा तो मैं इसी फार्मूले का प्रयोग करूंगा, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी। जिस तरह से डिग्री निकाल रहे थे आप ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल लीवरेज में, कंपोजिट लीवरेज की अगर आपको डिग्री निकालने के लिए बोलता है तो उसी तरह से जो आपने वहाँ पर डिग्री ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल की निकाली थी उनके जो फार्मूला थे उन्हीं को वापस में फिर मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो आप फार्मूले में देख रहे हैं, डिग्री ऑफ कंपोजिट लीवरेज इज इक्वल टू डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज इनटू डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज का फार्मूला आपको ध्यान होगा, फार्मूला अपना क्या था, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। विक्रय में प्रतिशत परिवर्तन की वजह से अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में कितने परसेंट चेंज हुआ है, ये डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज का फार्मूला है। मल्टीप्लाई करना है डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज से, एंड फाइनेंशियल लीवरेज की डिग्री निकालने का फार्मूला अपना था परसेंटेज चेंज इन ईपीएस, अर्निंग पर शेयर में कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ है, डिवाइडेड बाई
परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ। कहने का मतलब डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज में हम क्या देखते थे, विक्रय में परिवर्तन की वजह से अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में कितने परसेंट चेंज आया है। एंड डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज में आप देखते हैं ईबीआईटी में अगर परिवर्तन होता है तो उसकी वजह से अर्निंग पर शेयर में कितना चेंज आता है, कितने परसेंट चेंज आता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखते हैं ईबीआईटी परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी क्रॉस हो जाएगा तो बैलेंस में आपके पास आ जाएगा परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। मतलब बिक्री में अगर आप कुछ प्रतिशत परिवर्तन करते हैं, वृद्धि या कमी, तो उसका अर्निंग पर शेयर पर कितने प्रतिशत प्रभाव पड़ता है, पर शेयर आपकी अर्निंग किस तरह से प्रभावित होती है, वो हम यहाँ से फार्मूले के द्वारा निकाल लेंगे। तो कंबाइंड या कंपोजिट लीवरेज में जो ऑलरेडी अपन डिस्कस कर चुके हैं ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल लीवरेज, उन दोनों सूत्रों को एक साथ मल्टीप्लाई करके फार्मूला नया बना लिया है कंबाइंड लीवरेज का एंड डिग्री ऑफ कंपोजिट लीवरेज के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है अपना पॉइंट ऑफ इनडिफरेंस। पॉइंट ऑफ इनडिफरेंस मीन्स तटस्थता बिंदु, और तटस्थता बिंदु का मतलब होता है ब्याज व कर से पूर्व की जो इनकम है ईबीआईटी का, वो लेवल जिस पर विभिन्न ऋण समता मिश्रण, डेट इक्विटी मिक्स, क्योंकि आप जानते हैं जब आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो कैपिटल स्ट्रक्चर में, पूंजी संरचना में विभिन्न स्रोतों से आपको पूंजी एकत्र करनी होती है। स्वयं की पूंजी होगी, आउटसाइडर्स की जिसमें लॉन्ग टर्म डेट्स, डिवेंचर्स वगैरह होंगे, स्वयं की पूंजी के साथ ही प्रेफरेंस शेयर्स भी आप इशू कर सकते हैं। तो डिफरेंट सोर्सेज से आप पूंजी कलेक्ट करते हैं, तो जो उनका सम्मिश्रण है वो कहलाता है डेट इक्विटी रेशियो, ऋण समता अनुपात। मीन्स आउटसाइडर्स की वालों की, संस्था से बाहर वाले लोगों की कितनी पूंजी लगी हुई है और संस्था के जो मालिक हैं उनकी खुद की पूंजी कितनी लगी हुई है संस्था में, तो वो डेट इक्विटी रेशियो कहलाता है। तो तटस्थता बिंदु का जो मतलब होता है वो ईबीआईटी के उस लेवल्स पर से होता है जिस पर विभिन्न ऋण समता मिश्रणों, डेट इक्विटी मिक्स के अंतर्गत प्रति अंश अर्निंग अप्रभावित रहती है, समान रहती है। मीन्स वो पॉइंट जहां पर आप डेट इक्विटी का रेशियो अगर रखते हैं किसी भी तरह का, तो अर्निंग पर शेयर आपकी प्रभावित नहीं होगी, वो अनचेंज रहेगी। तो पॉइंट ऑफ इनडिफरेंस आप उसको बोलते हैं। किस तरह से आप कैलकुलेट करते हैं पॉइंट ऑफ इनडिफरेंस को, इसके लिए फार्मूला आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। x माइनस I1 मल्टीप्लाइड सेकेंड कोष्टक में 1 माइनस टी अपॉन S1 इज इक्वल टू x माइनस I2 इंटू 1 माइनस टी अपॉन S2। क्या मीनिंग होता है इन संकेताक्षरों का, वो आप देख लीजिएगा। x का मतलब होता है यहाँ पे अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स का तटस्थता बिंदु, x ईबीआईटी का तटस्थता बिंदु। I का मतलब अगर कई विकल्प हैं, आप कई ऑप्शन में डेट इक्विटी रेशियो का मिक्स करते हैं, तो प्रथम विकल्प में ब्याज की जो अमाउंट होगी वो I1 कहलाएगी, दूसरे विकल्प में ब्याज की राशि होगी वो I2, और इसी तरह से अगर थर्ड ऑप्शन भी आप लें तो I3 हो जाएगा। टी का मतलब रेट ऑफ टैक्स से होता है। S1 का मतलब नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इन फर्स्ट ऑप्शन, S2 हो जाएगा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इन सेकंड ऑप्शन, और इसी तरह से अगर तीसरा ऑप्शन हो तो S3 लिखूंगा उसको, और S3 का मतलब तीसरे विकल्प में समता अंशधारियों की संख्या। तो इस तरह से आप इस फार्मूले के द्वारा
वो स्तर कैलकुलेट कर लेते हैं EBIT का, जिस पर आप अपना डेट इक्विटी का जो मिक्स तैयार करेंगे वहाँ पर आपकी EPS अप्रभावित रहेगी। तो पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस जो आप कैलकुलेट करते हैं वो EBIT का वो लेवल ज्ञात करना होता है कि हम अपना जो कैपिटल का स्ट्रक्चर है वो किसी भी तरह से मिक्स कर लें, लेकिन हमारी वो अर्निंग पर शेयर है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो हम इस फार्मूले के द्वारा EBIT का वो लेवल ज्ञात कर लेंगे। इसके बाद एक और छोटा सा पॉइंट डिस्कस करना है। वैसे तो आप जानते हैं ब्रेक इवन कॉस्टिंग की अगर बात करें तो कॉस्टिंग में ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस जो आप करते थे वहाँ हम क्या बोलते थे, सेल्स में से आप वेरिएबल कॉस्ट घटाते हैं तो कंट्रीब्यूशन आ जाता है, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट को लेस कर दें और बैलेंस अगर निल हो तो वो ब्रेक इवन पॉइंट हो गया। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब वो विक्रय की इकाइयाँ या अमाउंट जहाँ पर हमारी परिवर्तनशील तथा स्थायी लागतों की ही पूर्ति होती है, उससे अगर कम इकाइयों की बिक्री करेंगे तो लॉस होगा, और उससे अगर ज़्यादा इकाइयों का विक्रय करते हैं तो आपको वो जो कंट्रीब्यूशन है वो डायरेक्ट प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर आपकी जो फिक्स कॉस्ट हैं वो जीरो हो चुकी होती हैं, वो ऑलरेडी एब्जॉर्ब हो चुकी होती हैं। तो इसी तरह का कंसेप्ट होता है फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट का, वित्तीय समविच्छेद बिंदु। वित्तीय समविच्छेद बिंदु का मतलब वित्तीय जो स्थायी लागतें हैं उनको रिकवर करने से संबंधित बात होगी। तो वित्तीय समविच्छेद बिंदु किसको कहते हैं, तो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं वो स्तर होता है जहां पर EBIT की राशि स्थायी वित्तीय व्ययों के ठीक बराबर होती है। EBIT जब आप अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स निकालते हैं तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन वो तो सब लेस हो ही चुका होता है, फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट रह गई होती हैं। तो EBIT जो हमारे पास अब उपलब्ध है वो उतनी ही है जिससे स्थायी वित्तीय लागतों की पूर्ति की जा सके। EBIT में से अगर स्थायी व्ययों को आप घटा देंगे तो समता अंशधारियों के लिए जो बैलेंस बचेगा वो जीरो होगा, निल होगा, या समता अंशधारियों के लिए कोई राशि नहीं बचती है। तो वो जो पॉइंट EBIT का होता है जिसमें से स्थायी फाइनेंशियल कॉस्ट को आप घटा दें तो बैलेंस जीरो बचता है, वो कहलाता है फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। जब फर्म अपने स्थायी वित्तीय व्ययों को ही पूरा कर पाए, दूसरे शब्दों में कहूँ अपनी जो फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट है उनको ही पूरा कर पाए, तो इसको हम वित्तीय समविच्छेद बिंदु कहते हैं। या EBIT इस स्तर से कम होने पर हानि होगी, क्योंकि आपकी जो फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट हैं वो पूरी नहीं हो पाएंगी, तो आपको लॉस होगा। और इस लेवल से अगर EBIT आपकी बढ़ती है तो अब आपके जो अर्निंग पर शेयर होगी वो EBIT बढ़ेगी, उसकी तुलना में अधिक गति से बढ़ेगी, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट जितनी भी हैं वो सारी रिकवर हो चुकी होती हैं। इसलिए आप कहते हैं EBIT में आनुपातिक वृद्धि की तुलना में EPS में आनुपातिक वृद्धि फिर अधिक दिखाई पड़ती है। तो इस तरह से ये छोटा सा चैप्टर था फाइनेंशियल और ऑपरेटिंग लीवरेज के बारे में, जिसमें अपन ने थ्योरेटिकल डिस्कशन कर लिया है। जो फार्मूले हैं कैलकुलेशन के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने के लिए वो देख लिए हैं। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग अब न्यूमेरिकल क्वेश्चन, ये जो थ्योरेटिकल डिस्कशन किया है इससे संबंधित जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होंगे उनको लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में फिर बात करूंगा न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पे। थैंक यू।